दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं एक वृहद आयोजन कुंभ मेला की। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा दायित्व है और इस कुंभ मेले का दायित्व है हमारे कुंभ मेला अधिकारी, मैं कहूँगी कि एक फायर ब्रांड IAS ऑफिसर। आइए उनसे बात करते हैं। कुंभ मेला इस बार की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार के कुंभ मेला की हैं। एक चैलेंजिंग कुंभ मेला है ये, इसकी व्यवस्थाएं। थैंक यू शशि जी। आप जैसा जानती हैं कि बहुत बड़ा आयोजन है, तो इसकी जो तैयारियां होती हैं ये बहुत पहले से हो जाती हैं। इनफैक्ट 2017 में जब मैं DM हरिद्वार में पोस्टेड था, तभी से मेरे पास मेलाधिकारी का भी चार्ज रहा है। तो इसकी जो प्लानिंग है ये तो तभी से चल रही है, और इसमें जो हमारे बड़े काम होते हैं जैसे कि घाटों का बनाना या फिर ब्रिजेस का बनाना, बिजली पानी के सीवरेज के स्थायी काम, इसकी प्लानिंग तो तभी हो गई थी क्योंकि आप जानती हैं हरिद्वार में जो कुंभ होता है इसकी विशेषता ये है कि शहर के बीचों बीच होता है। और प्रयागराज में तो खैर अलग क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ पे अस्थाई टेंट सिटी बनती है। यहाँ पे चैलेंजेस हैं शहर के बीच में करने के, और हमारा रेलवे लाइन भी वहीं पे है, हमारा राजा जी नेशनल पार्क भी वहीं पे है, तो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर बने ऐसा हमारा प्रयास होता है। तो ये प्लानिंग 17 से ही शुरू हो गई थी, और इस प्लानिंग के तहत 8 स्थायी पुल, लगभग 5 किलोमीटर के नए घाट, हरिद्वार में जितने भी हमारे LT-HT लाइंस हैं उनका अंडरग्राउंड होना, हमारी जो कांवड़ पटरी है इसकी वाइडनिंग मुजफ्फरनगर तक, ये बड़े प्रोजेक्ट्स थे। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। अब केवल जो हमारे टेम्पररी वर्क्स हैं, जो नितांत रूप से अस्थाई काम कहलाते हैं, उनका काम चल रहा है। इस समय कुंभ क्योंकि कोविड की वजह से कुंभ की बहुत सारी परिस्थितियां बदली हुई हैं, तो इस बार जो आयोजन है वो कब से, कहां से, कैसे शुरू हो रहा है? देखिए, इस बार तो जो मोटे तौर पे मैं आपको बताऊंगा, पहला शाही स्नान 11 मार्च को ही है। अभी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की ओर से होना है, बड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन शाही स्नान हमारा 11 मार्च को पहला है और 27 अप्रैल को लास्ट स्नान है। तो ये अवधि तो हमारे पास है ही है जिस दौरान कुंभ होगा, और उसके अनुसार हमारी अभी तैयारी चल रही है। यातायात व्यवस्था क्या रहेगी कुंभ में, लोगों को लाने की और वापस ले जाने की भी? कुंभ में जो यातायात व्यवस्था रहती है, आप जानती हैं कि जो कुंभ के स्नान दिवस होते हैं उसमें तो एक पर्टिकुलर व्यवस्था होती है जिसमें कि हम जो ISBTs बनाते हैं, जो कि लगभग 5 से 6 के बीच में ISBTs की संख्या होती है। उसके अलावा छोटी कार पार्किंग्स भी बनती हैं, लेकिन आमतौर पे स्नान पर्वों के दिन व्यवस्था यही रहती है कि ISBT तक तो जो हमारे श्रद्धालुगण हैं, जो मिलार्थी हैं, वहाँ तक जाएं। उसके बाद लेकिन जो प्लान बेस्ड होता है वो पैदल भ्रमण पे ही बेस्ड होता है, और क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हर की पैड़ी में नहाने का लाभ उनको प्राप्त हो, और शाही स्नान के दिन अखाड़े साधु संत भी स्नान करते हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए ये होता है कि हम किस प्रकार से जो पिलग्रिमेज है उसके ट्रैफिक को मैनेज करें, और प्रयास ये रहता है कि हम इसको डिसेंट्रलाइज करें और सभी घाटों पे स्नान करवाएं। और जो अन्य दिन हैं जिस दिन स्नान नहीं होता, जो पर्व स्नान नहीं है, जिस दिन शाही स्नान नहीं है, वो तो हमेशा की भांति जो ट्रैफिक प्लान रहता है नॉर्मल डेज में भी वही रहता है। कुंभ के दौरान ये व्यवस्था तो हुई उन पिलग्रिम्स के लिए जो बाहर से आ रहे हैं। लोकल लेवल पर भी एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के लिए खड़ी होती है, लोगों के लिए भी होती है और आपके लिए भी खड़ी होती है, उसकी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो लोकल हमारे मेंबर्स हैं, लोकल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर कुंभ के हैं और होना भी चाहिए। तो उनको कोई तकलीफ ना हो इसके लिए हम एक तो पासेस जारी करते हैं व्यापार मंडल को, कुछ ट्रैवल एसोसिएशंस को, ताकि उनका मूवमेंट चलता रहे। लेकिन ये भी केवल शाही स्नान के दिनों में होता है। तो इतना बड़ा आयोजन उस दिन होता है क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत चैलेंज होता है क्राउड कंट्रोल के लिहाज से। तो उस दिन तो यही प्रयास रहता है कि सभी लोग स्नान करें और नज़दीकी जगह पे स्नान करें। लेकिन बाकी दिनों के लिए जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हरिद्वार को मिला है, जैसे कि बैरागी पे हमारे 4 ब्रिजेस हैं, BHL पे एक नया ब्रिज बन चुका है, कांवड़ पटरी की वाइडनिंग हो रही है, नए घाट बने, ये ऐसी स्थायी चीज़ें हैं जो हमेशा हरिद्वार के निवासी इनका इस्तेमाल करेंगे और आनंद लेंगे। कोरोना एक चैलेंज है बहुत बड़ा इस कुंभ का, उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? और मुझे पता लगा है कि शायद मेरी जानकारी में है कि कोई कुंभ के लिए कोविड अधिकारी की भी नियुक्ति हुई है, क्या ऐसा है? देखिए, आप जानती हैं कि जो महामारियां हैं, पहले ऐसा होता था कि कुंभ होते थे और कुंभ के दौरान कोई ना कोई एपिडेमिक आ जाता था, विशेषकर कॉलेरा। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। इस बार यह है कि महामारी पहले से ही है और इस दौरान कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो चैलेंजिंग तो खैर है ही,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अच्छे डिसिप्लिन से या अच्छे आचरण से हम अकम्प्लिश ना कर सकें। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुंभ को लेकर कोविड के परिप्रेक्ष्य में स्पेशल एसओपीज आए हैं, जिसमें प्रमुखता ये है कि जो भी यहाँ पे मेलार्थी आएंगे, जो हमारे श्रद्धालुगण आएंगे, उनको एक तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा हमारे पोर्टल पे, साथ ही साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ में लानी होगी, जो कि एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जनरल पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुंभ एक मास गैदरिंग है और एक मास गैदरिंग का बड़ा पोटेंशियल भी है कि उसमें कोई एपिडेमिक अगर है तो एक मास स्प्रेडर भी वो बन जाए, तो उसको रोकने के लिए ये कदम आवश्यक है। तो क्या सिर्फ चेतावनियां ही काम करेंगी या यहाँ व्यवस्थाएं भी हैं? नहीं, इसमें पहली बात तो ये है कि हम अनुरोध ये करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। बॉर्डर्स पे हम इसको चेक भी करेंगे जी। और अगर लगता है कि कोई इसका पालन नहीं कर रहा है, तदनुसार हमें कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ हम बहुत से अलग कदम भी उठा रहे हैं, जैसे हमारे लगभग 1000-2000 जगहों पे हम हैंड वॉशिंग पॉइंट्स बना रहे हैं, हम फ्री सैनिटाइज़र लगवा रहे हैं, एरियाज़ के, घाट्स के, टॉयलेट्स के हम सैनिटेशन करवा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हम फ्री मास्क का वितरण भी करेंगे। तो ये प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं। लेकिन कहीं पे अगर आपको लगता है कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा, तो हम पीनलाइजिंग स्टेप्स भी ज़रूर लेंगे। कुंभ का एक बहुत बड़ा पक्ष होता है अखाड़े। अखाड़ों की सहभागिता कुंभ में किस तरह से, कैसी और कितनी होती है? देखिए, बहुत सी जो रौनक होती है कुंभ की, चाहे वो पेशवाइयाँ हों, नगर प्रवेश हों, रमता पंच हो या फिर शाही स्नान हो, बहुत बड़े स्टेक होल्डर तो खैर हैं ही हैं, लेकिन रौनक भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप लोगों से हमारी निरंतर वार्ता होती रहती है। इनफैक्ट कई तरह के आयोजन होते हैं जिसमें कि प्रशासन तो लगातार मिलजुल के ही उसको करता है। बहुत सी परंपराएं भी ऐसी हैं जिसमें कि मेला अधिकारी इनफैक्ट खुद भी उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं। तो हमारी बातचीत उनसे हमेशा रहती है। आपकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ सुविधाएं आप लोग चाहते हैं जो कि हम दे रहे हैं, उनका प्रोविज़न भी पहले से किया हुआ है, पारंपरिक रूप से भी मिलती आ रही हैं। इसके अलावा साफ़ सफाई की चीज़ें हैं, पेशवाई के दौरान कोई रुकावट ना आए, ये सब चीज़ों पे हमारा जोर है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कुंभ मेला आयोजन एक बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो इसका भाग बने। इनफैक्ट इसको यूनिवर्सल बल्कि एक वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज का भी दर्जा हासिल है और सब लोग चाहते हैं कुंभ में कहीं ना कहीं से प्रतिभाग करें। मेरा रिक्वेस्ट केवल इतना ही है, क्योंकि इस बार का जो कुंभ है बड़ी विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, थोड़ा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हो रहा है। तो पहला रिक्वेस्ट तो खैर मेरा यही है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो तो इसको बिल्कुल अवॉइड ही करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको बिल्कुल अवॉइड करें, जो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं वो भी इसको अवॉइड करें। और बाकी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे करी है, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे यहाँ पे लाइटिंग हो, चाहे हमारी रोड्स हों, स्नान की फैसिलिटीज़ हों। इसका आप ज़रूर आनंद ले सकते हैं। केवल इतना ही अनुरोध है कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पे दिखाएंगे और कोविड अनुरूप आपका आचरण होगा, तो निश्चित रूप से जो ये आयोजन है इसको हम सफल रूप से करा पाएंगे और आप भी इसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस कोरोना काल में लोग किस तरह से खुद को सुरक्षित रखें और पुण्य भी कमाएं, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम हरिद्वार में मौजूद हैं। कुंभ मेला के पुलिस व्यवस्था जिन पर दायित्व है कुंभ मेले के आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने का, आईजी कुंभ मेला श्री संजय गुंज्याल जी। संजय जी, हमें ये बताएं कि कुंभ मेला हरिद्वार जो है किस तरह से अन्य मेलों से, अन्य कुंभ मेलों से अलग है?
जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 4 ही स्थान हैं जहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन हरिद्वार की मान्यता अलग है। और धार्मिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी ये केंद्र बिंदु रहा है। और हरिद्वार में देखा जाए पुलिस के लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अन्य स्थानों पे अगर भीड़ के लिहाज से देखा जाए तो इलाहाबाद प्रयागराज में यद्यपि भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन भीड़ के घनत्व के लिहाज से, डेंसिटी के लिहाज से हरिद्वार में सबसे ज़्यादा भीड़ का घनत्व रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ माँ गंगा जी है, दूसरी तरफ जो है राजा जी नेशनल पार्क या पहाड़ है, और इसके बीच में जो सर्कुलेशन एरिया है इतना कम रहता है। और उस सर्कुलेशन एरिया में एक दिन में करोड़ों की भीड़ जब इस एरिया में आती है तो ये पुलिस के लिहाज से, इवन व्यवस्था के लिहाज से बहुत चुनौतीपूर्ण है। और उसके लिए जो रणनीति या प्लानिंग है वो हमें व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए बनाना पड़ता है, इस लिहाज से अलग है। और हरिद्वार में जो इस बार का कुंभ है ये 11 साल बाद हो रहा है जी। आमतौर पे ये भ्रांति है कि 12 साल बाद ही महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन ये समय या ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्रह नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके आधार पे कुंभ का आयोजन होता है। और ये जो 11 साल का कुंभ है इससे पहले 1938 में मनाया गया था, और 38 से पहले 1855 में मनाया गया था। यद्यपि 1855 के रिकॉर्ड्स कम है, क्योंकि उसके बाद 1857 की क्रांति हुई तो कई सारे रिकॉर्ड्स मिले नहीं हैं। लेकिन जब भी कभी 11 साल का कुंभ मनाया जाता रहा है हरिद्वार में, चुनौतियाँ बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। तो ये जो चुनौतीपूर्ण कुंभ मेला है, इसकी गाइडलाइंस क्या है पुलिस के दृष्टिकोण से? मैंने जिस बात पे समाप्त की थी, पहला जो आपके सवाल का जवाब था, उसी से मैं शुरू करता हूं कि ये इत्तेफाक की बात है कि जब भी कभी 11 साल बाद इस कुंभ का आयोजन हुआ है, कोई बहुत बड़ी महामारी होती रही है, चाहे वो 1855 का हो या 1938 का हो, और अब इतने सालों बाद, करीब 82-83 साल बाद हम ये 2021 का कुंभ का आयोजन कर रहे हैं। और जब महामारी के दौरान कुंभ का आयोजन होता है तो ये सिर्फ पुलिस से रिलेटेड नहीं होता, इवन जो हेल्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोविड महामारी के दृष्टिगत जो तमाम गाइडलाइंस है, और आप जानते हैं कि कोविड की वजह से स्थिति परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। जहाँ एक साल पहले जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, अब एक साल बाद बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हम लोग कोविड से सक्सेसफुली, हमारा देश जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल उभरते हुए अब वैक्सीनेशन के दौर में आ चुके हैं। और जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है, और वो अभी स्टेट के लेवल पे भी उस पर गाइडलाइंस जारी होना है, और उसमें माननीय हाईकोर्ट के भी अलग निर्देश है। तो उसको देखते हुए जो कोविड की वजह से परिस्थितियाँ किस करवट लेगी या क्या स्थिति आएगी, अभी उसमें मतलब कंक्लूजन तो नहीं दे सकते, लेकिन उस लिहाज से हमें तैयारी करनी है। तो हम हर तरह की पॉसिबिलिटी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। और कोविड में जो गाइडलाइंस है उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उसमें अमरनाथ यात्रा का उदाहरण देते हुए बताया गया है, और हमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो जो भी यहाँ पर नाइट हॉल्ट के लिए आ रहा है या कुंभ मेला क्षेत्र में आएगा तो उसको कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट होना चाहिए, और साथ में उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि कंपलसरी मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में भी है, और एक तरह की आईडी भी होनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि ये कौन व्यक्ति है। और अगर कभी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है या उसके संपर्क में कोई पॉजिटिव आ जाता है तो जो हाई रिस्क वाले हैं उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो बेटर हो सके, सर्विलांस बेटर हो सके, तो उस लिहाज से भी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। और कोविड की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मेले को संपादित करना ये अगेन बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मेला जहाँ पर लोगों की भीड़ का जमावड़ा होता है, सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या घाट में स्नान के दौरान जो डिस्टेंस को मेंटेन करना, चाहे वो 2 गज की दूरी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। वहीं मेला मतलब भीड़ का है तो प्रैक्टिकल दिक्कतें भी है, और सेम टाइम पे हमें जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन कराना है। तो ये मुश्किल टास्क तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको अचीव नहीं किया जा सकता है। तो इस चुनौतीपूर्ण आयोजन को संपन्न करने के लिए किस तरह से यातायात व्यवस्था क्या बनाएगी? देखिए, यातायात व्यवस्था 2 तरह की यातायात व्यवस्था है। एक तो इंटरनल है जो कि हरिद्वार सिटी एरिया का है। तो सिटी एरिया में हमारे पास जो एग्जिट और एंट्री है बहुत लिमिटेड है,
और वो पहले से है कि उसमें इलाहाबाद की तरह नहीं है कि ओपन एरिया हो जहाँ पर हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से गेट खड़ा कर दें या रूट डाइवर्ट कर ले। यहाँ पर पूरा जो परमानेंट जो आवास है या सिटी एरिया है वहाँ वो कोविड के कोर एरिया में आता है, तो वहाँ पर हमें यातायात व्यवस्था रखनी है। और जो अभी बहुत अच्छी बात यह है कि जो 2010 से हम काफ़ी बेटर इसलिए है क्योंकि अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जो ये 4 लेनिंग का काम है ये कंप्लीट हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है 99%। इसकी वजह से यातायात का डाइवर्जन और यातायात का प्रभाव अब बेटर हो गया है और उसका हमें ज़रूर यकीनन फ़ायदा मिलेगा। और साथ में जो हमें इंटर स्टेट मीटिंग्स करनी है, रूट के डाइवर्जन करने हैं, जो हरिद्वार आने वाले लोग हैं उनको हम हरिद्वार सिटी एरिया कोर एरिया से पहले अलग अलग जगह पे हमने नए पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई किए जहाँ पर कि गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, वहाँ हमने बेसिक फैसिलिटीज़ रखी है। अब एक तरह से ये मान लीजिए कि जो हमारा ट्रेडिशनल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है उसको तो हम लोग यूज करेंगे ही, लेकिन साथ में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जो स्मार्ट पुलिसिंग है, जिसमें कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन का उपयोग करते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन और ट्रैफिक प्लान को हम बेटर करेंगे, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करेंगे। जी, जो कुंभ है वो बहुत चैलेंजिंग है और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इनके साथ ही एक और पक्ष जुड़ा होता है, अखाड़ों का पक्ष। देखिए, अखाड़े जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पक्ष है जी। और अखाड़े 13 अखाड़े हमारे, और वास्तव में आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र रहता है अखाड़ा। और इसके लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है जिसके सम्मानित अध्यक्ष जी और महासचिव और बाकी पदाधिकारी है जिनसे हम लगातार संपर्क में हैं, और वो भी इस बार के कुंभ की दिक्कतों को समझ रहे हैं, व्यवहारिक कठिनाइयों को समझ रहे हैं कि इस बार जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पॉसिबल नहीं होगा। उस लिहाज से उन्होंने भी जो परंपरागत जो कई तरीके हैं उसको कैसे हम व्यवहारिक तरीके से मना सकते हैं उस पर विचार चल रहा है। यद्यपि अखाड़ों का 13 अखाड़ों में से 7 सन्यासी अखाड़े हैं, 3 वैष्णवी है और 2 उदासीन और 1 निर्मल अखाड़ा है, और सारे अखाड़ों के परंपरागत रूट निर्धारित है, टाइमिंग निर्धारित है। और इस बार जो 3 शाही स्नान होते हैं उसके स्थान पे 4 शाही स्नान होंगे, और चारों शाही स्नान के डेट्स जिसमें कि पहला महाशिवरात्रि के दिन होगा 11 तारीख को, उसके बाद 12 अप्रैल को जो सोमवती अमावस्या भी पड़ती है, और 14 को जो वैसाखी का मेन स्नान है, और 27 अप्रैल को। तो ये चारों शाही स्नान के डेट्स भी निर्धारित है। और अखाड़ों के जो 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट इसके अलावा होते हैं जिसमें कि धर्म ध्वजा का होता है और पेशवाई, और जिसमें कि वो शहर में प्रवेश करते हैं। तो ये तीनों ही इवेंट के बारे में हमारी चर्चा हो रही है और डेट्स वगैरह अभी अखाड़ों की तरफ से क्लियर हो रहे हैं कि कौन सी डेट को पेशवाई और धर्म ध्वजा का होगा। उस हिसाब से पुलिस अरेंजमेंट किए जाएंगे, ट्रैफिक का अरेंजमेंट किया जाएगा। अखाड़ों का इस बार स्नान क्रम क्या है? देखिए, स्नान क्रम इस बार कोई भी अलग नहीं है। जो परंपरागत स्नान क्रम पहले से बने हुए हैं वही स्नान क्रम रहेगा। और 11 मार्च को जो शाही स्नान है उसमें जो हमारे सन्यासी अखाड़े 7 हैं सम्मानित, वो 7 अखाड़ों के द्वारा जो हमारे अपर रोड है जो शहर के बीचों बीच से निकलता है वहाँ से रूट निर्धारित है, उस रूट से जाएंगे। ब्रह्मकुंड में स्नान के उपरांत वो फिर लौट के अपना अपना निर्धारित रूट है। और उसके बाद वाले जो शाही स्नान है उसमें जो अन्य हमारे उदासीन, निर्मल और जो हमारे बैरागी या वैष्णो अखाड़े हैं वो भी जुड़ते हैं, और बहुत दिव्य और भव्य आयोजन होता है। कुछ संदेश ऐसा, जो कोविड काल भी चल रहा है और कुंभ भी है और बहुत बड़ा दायित्व है आप पर, तो क्या लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो कोई पर्टिकुलर जगह पे स्नान के स्थान पे, पूरे क्षेत्र में सभी कुंभ क्षेत्र है और कहीं भी स्नान किया जा सकता है। और इस बार क्योंकि कोविड महामारी के कारण जो परिस्थितियां है बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग और जो नॉर्म्स है उन सब का पालन करें। अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के जो दायित्व है उसका निर्वहन करें, यही मेरी अपील है। अखाड़ों की सहभागिता कुंभ में क्या होती है?
अखाड़ों का बेसिकली जब शाही स्नान में वो सारे अपने महामंडलेश्वर साधु महात्मा और अखाड़े से जुड़े हुए जितने भी है, चाहे नागा साधु है और पूरे देश के विभिन्न जितने भी मठ आश्रम है, वहाँ से जो भी अखाड़े से जुड़े हुए हैं वो सभी एक पर्टिकुलर डे पे यहाँ एकत्रित होते हैं। और शाही स्नान में जिस दिन जो पर्टिकुलर डे है उस दिन वो यहाँ आकर के यहाँ होली डिप में रहते हैं। और जो हमारा मेन ब्रह्मकुंड और उसके आसपास का क्षेत्र है हम उसे पूरी तरह से अखाड़ों के लिए रखते हैं और उसमें बाकी जनता को प्रतिबंधित करते हुए उसमें स्नान होता है। और वो सुबह लगभग 8-9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार अखाड़ों का स्नान और मूवमेंट होता है। और उसमें पूरे विश्व से अलग अलग वर्ग से लोग जुड़ते हैं। और ये अखाड़ों की जो पुरानी परंपरा है, यद्यपि वो अखाड़ों की तरफ से कोई इनविटेशन किसी को भी नहीं रहता है, लेकिन विदाउट इनविटेशन भी जो हज़ारों करोड़ों में लोग चाहे किसी भी जाति धर्म और जो अलग अलग जो सनातनी व्यवस्था को और धर्म को मानते हैं वो सभी यहाँ इकट्ठे होते हैं। और उनको आकर्षण का केंद्र तो होता ही है, वो आकर इन्हें उसके या तो दर्शन करते हैं या जो अखाड़ों का मूवमेंट है शाही स्नान है उस पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और जो भी व्यवस्था हम लोग बनाते हैं वो अखाड़ों के सहमति के आधार पे ही बनाया जाता है। और जिस दिशा पे हम लोग लगातार एक आपसी समन्वय और कोऑर्डिनेशन की मीटिंग लगातार आयोजित करते रहते हैं और वर्तमान में भी हमारी मीटिंग्स चल रही है। आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी कुंभ के बारे में और कुंभ यातायात से जुड़ी, पुलिस सुरक्षा से जुड़ी बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।